दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है आउटलैंडिश। दोस्तों आउटलैंडिश का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही अजीब होती है, विचित्र होती है, अनोखी होती है या फिर मतलब कि नॉर्मल से कुछ अलग होती है, बेहद ही अटपटी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आउटलैंडिश कह सकते हैं। यानी कि आउटलैंडिश का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो इतनी अनयूजुअल, इतनी स्ट्रेंज या फिर इतनी डिफरेंट हो कि लोग उसे देखकर हैरान हो जाए या फिर उसे नॉर्मल ना समझे। ये किसी पर्सन के कपड़ों के लिए हो सकता है, उसके बिहेवियर के लिए भी हम कह सकते हैं, उसके आइडियाज़, फैशन या फिर जो सजेशन होते हैं हमारे, जब हम किसी व्यक्ति को कोई अपनी राय बताते हैं, अगर वो भी कोई मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है तो उसके लिए भी हम जो है वो आउटलैंडिश का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई इंसान ऑफिस में ब्राइट पिंक सूट और ग्रीन शूज़ पहन कर आ जाए तो बहुत अजीब लगेगा ये। ओके, तो लोग उसके आउटफिट को आउटलैंडिश कह सकते हैं। वैसे अगर कोई मीटिंग में ऐसा बिजनेस आइडिया दे जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक और बहुत ही अजीब लगे तो उस आइडिया को भी आउटलैंडिश कहा जा सकता है। यानी कि बहुत ही अजीब कपड़े पहनना, अनरियलिस्टिक या फिर स्ट्रेंज आइडिया देना, बिल्कुल अलग हेयर स्टाइल बनाना, किसी का अनयूजुअल बिहेवियर दिखाना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, तो आउटलैंडिश के ही है। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आउटलैंडिश का जो मतलब है वो सिर्फ डिफरेंट नहीं होता है। डिफरेंट का मतलब होता है सिर्फ अलग होना, अच्छे वे में भी हो सकता है, लेकिन आउटलैंडिश का मतलब होता है इतना अलग या फिर अजीब होना कि लोग उसे जो है वो सामान्य ना समझे या फिर मतलब कि बहुत ही शॉकिंग नज़रों से उसे देखें, तो उसे हम जो है वो आउटलैंडिश कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का जो है वो ब्लू बैग जो है वो लेकर स्कूल आना, तो ये तो डिफरेंट हो सकता है कि ज़रूरी ऐसा मतलब कि अजीब बात नहीं है ना कि अगर किसी के पास ब्लू कलर की बैग है तो वो अच्छा भी हो सकता है, अजीब नहीं लगेगा आपको उसमें। हो सकता है कि वो कलर बाकियों से कुछ डिफरेंट है, पहली बार किसी ने देखा हो, लेकिन वो डिफरेंट हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। लेकिन किसी स्टूडेंट का सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर एग्ज़ाम देने आना, ये कितना अजीब लगेगा कि अगर बाकी सब जो स्टूडेंट है वो नॉर्मल कपड़े पहन कर आए हैं या फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं, वो अकेला जो है वो कोई मतलब कि फैंसी ड्रेस में आता है, वैसे कोई मतलब कि कपड़े पहन कर आया है, तो ये होता है आउटलैंडिश होना। यानी कि जो हम नॉर्मली नहीं करते हैं वैसा अगर कोई जो है वो करे तो उसे हम आउटलैंडिश कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि बिजार है, एसेंट्रिक है या फिर एब्सर्ड है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है बिजार। दोस्तों बिजार का मतलब होता है बहुत ही अजीब या फिर बहुत ही स्ट्रेंज होना। ठीक है, बिजार किसी चीज़ की वियर्डनेस पर फोकस करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि मूवी में एक बिजार क्रिएचर दिखाया गया, यानी कि बहुत ही कोई अजीबोगरीब जीव दिखाया गया जो कि हमने कभी देखा नहीं था, यानी कि वियर्ड सा था, अजीब सा था, इस तरीके से हम जो है वो बिजार का यूज़ कर पाएंगे। दूसरा हमारा आता है एसेंट्रिक। दोस्तों एसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे बिहेवियर या फिर ऐसे हैबिट जो नॉर्मल से काफ़ी अलग हो। ये जो वर्ड है एसेंट्रिक अक्सर किसी पर्सनालिटी मतलब कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी या फिर जो लाइफस्टाइल है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारी जो आदतें होती है वो अगर किसी से अलग होती है तो उसे हम जो है वो एसेंट्रिक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट जो है वो अपनी एसेंट्रिक लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। हो सकता है कि उसका बिहेवियर कुछ अलग है या फिर उसकी जो जीवन जीने की जो शैली है वो मतलब कि कुछ अलग हो सकती है, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है। इस तरीके से हम जो है वो एसेंट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है एब्सर्ड। दोस्तों एब्सर्ड का मतलब होता है इतना अनरीजनेबल या फिर इतना इलॉजिकल होना कि वो बहुत ही रिडिकुलस लगे। ठीक है, यानी कि एब्सर्ड में लॉजिक की कमी होती है। यानी कि ये जो वर्ड है ना वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। जैसे कि बिजार जो है वो किसी चीज़ के वियर्ड होने या फिर स्ट्रेंज होने पर यूज़ होता है। एसेंट्रिक भी मतलब कि अजीब चीज़ को दिखाता है लेकिन बिहेवियर या फिर पर्सनालिटी के सेंस में। एब्सर्ड भी अजीब बिहेवियर को दिखाता है लेकिन लॉजिकल सेंस में, अनरीजनेबल सेंस में, इलॉजिकल सेंस में। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि एब्सर्ड वो होता है जहाँ पर
लॉजिक की कमी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई कहे कि इंसान जो है वो बिना ऑक्सीजन के जी सकता है, ये अजीब बात है, ये इलॉजिकल बात है, अनरीजनेबल बात है। ऐसी बातों को कहा जाता है एब्सर्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यानी कि तीनों ही वर्ड्स अजीब होने का सेंस देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पर यूज होता है। अब दोस्तों हमारे सिनोनिम्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि कन्वेंशनल है, ऑर्डिनरी है या फिर टिपिकल है। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो नॉर्मल होता है, ट्रेडिशनल होता है या फिर कॉमनली एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम कन्वेंशनल कहते हैं। जैसे कि आउटलैंडिश कैसा होता है, जो अजीब होता है उसे हम आउटलैंडिश कहते हैं। और जबकि कन्वेंशनल वो होता है जो नॉर्मल है, एक्सेप्टेड है, यानी कि जो सब लोग जो है वो मतलब कि एक्सेप्ट उसे कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड भी है, यानी कि जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है, उम्मीद के अनुसार हमारी अगर कोई चीज़ वैसी निकलती है तो उसे हम जो है वो कन्वेंशनल कह सकते हैं। जैसे कि ऑफिस में जो है वो कन्वेंशनल ड्रेस पहनी जाती है, यानी कि सूट पहन लो, कोई फॉर्मल ड्रेस पहन लो, इस तरीके से। ये क्या है, कन्वेंशनल चीज़ है, यानी कि ऑफिस में फॉलो की जाती है। इसे जो है वो देखकर आपके लिए चौंकेंगे नहीं या फिर उनको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि सभी पहनते हैं, आप भी पहन सकते हो, इस तरीके से। ऑर्डिनरी हमारा दूसरा वर्ड आता है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम या फिर जो नॉर्मल चीज़ होती है उसे हम ऑर्डिनरी कहते हैं। जैसे कि उसका घर बिल्कुल ऑर्डिनरी था, यानी कि कुछ अलग नहीं था, जैसे लोगों के घर होते हैं वैसे उसका घर था, इस तरीके से हम ऑर्डिनरी कह पाएंगे। तीसरा हमारा आता है टिपिकल। दोस्तों टिपिकल का मतलब होता है जो आम तौर पर हम जिस चीज़ की जिस तरीके से उम्मीद करते हैं कि ऐसी होनी चाहिए, अगर कोई चीज़ वैसी होती है या फिर कॉमन होती है तो उसे हम जो है वो टिपिकल कह सकते हैं। जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म एक टिपिकल ड्रेस है, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म ऐसा तो है नहीं कि आप जो है वो कोई लड़कियां अगर है तो कोई लॉन्ग फ्रॉक पहन के जाएगी, गाउन पहन के जाएगी, लड़के हैं तो सूट पहन के जाएंगे। जैसे एक्सपेक्टेड होती है कि स्कूल ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, ऐसी पैटर्न में होनी चाहिए, वैसे ही स्कूल ड्रेस जो है वो मतलब कि मानी जाती है। कैसी ड्रेस है, टिपिकल है, उसे हम जो है वो टिपिकल कहते हैं। तो ये सारे हमारे जो है वो एंटोनिम्स हमने जो है वो डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी वोर एन आउटलैंडिश कॉस्ट्यूम दैट अट्रैक्टेड एवरीवन्स अटेंशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने इतना अजीब और अनयूजुअल कॉस्ट्यूम पहना कि सभी लोगों का ध्यान उसी की तरफ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आउटलैंडिश का मतलब सिर्फ अलग होने से नहीं है, बल्कि इतना स्ट्रेंज और आई कैचिंग होने से है कि वो नॉर्मल से हटकर लगे, कुछ अजीब लगे, बिल्कुल अनयूजुअल लगे। इस तरीके से हमने समझा है कि आउटलैंडिश यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सियोमैटिक। दोस्तों एक्सियोमैटिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे जो है वो बिना प्रूफ के सही माना जाए या फिर जिसे सच माना जाए। यानी कि एक्सियोमैटिक का मतलब होता है ऐसी बात जो इतनी ऑब्वियस होती है, सेल्फ एविडेंट होती है, यानी कि उसे किसी चीज़ की सबूत की ज़रूरत नहीं होती, या फिर इतनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है कि उसके लिए अलग से प्रूफ देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। ये वर्ड जो है वो किसी फैक्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रिंसिपल हो सकता है, कोई सच्चाई हो सकती है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो सभी लोग आसानी से उसे सच मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक टीचर कहता है कि रेगुलर प्रैक्टिस से स्किल्स इंप्रूव होती है, तो ये एक एक्सियोमेटिक बात है, क्योंकि ज़्यादा लोग इसे बिना प्रूफ के सच मान लेते हैं। हम ऐसा तो कहते नहीं कि भाई मुझे बताओ, मुझे प्रूफ दो कि रेगुलर प्रैक्टिस किसी ने की है और उसकी स्किल्स इंप्रूव हो गई है, बल्कि हम भी इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो स्किल्स है उस चीज़ को लेकर वो इंप्रूव हो ही जाएगी। तो इस बात को जो है वो मतलब कि सिद्ध करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, या फिर प्रूफ करने की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं होती। ये वो चीज़ें होती है एक्सियोमेटिक, जिन्हें हम जो है वो मतलब कि प्रूफ देना नहीं पड़ता जिनके लिए हमें। वैसे अगर मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो बिना प्रूफ के एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, तो उन्हें भी जो है वो एक्सियोमेटिक प्रिंसिपल्स कहा जा सकता है। यानी कि मेहनत से जो है वो सक्सेस मिलने की बात, मैथमेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर कॉमन सेंस वाली बातें जो होती है, या फिर सबके द्वारा जो एक्सेप्टेड कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के एग्जाम्पल है, एक्सियोमेटिक होने के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि एक्सियोमेटिक का जो मतलब है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एक्सियोमेटिक का जो मतलब है वो सिर्फ ट्रू नहीं होता। ट्रू का तो मतलब होता है जो सच होता है। कभी कभी आप जो है वो जो बातें सच होती है उसके लिए आप प्रूफ भी मांग लेते हो, लेकिन एक्सियोमेटिक का मतलब होता है जो इतना ऑब्वियस या फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है कि उसके लिए प्रूफ की कोई ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ती। जैसे कि आज जो है वो मंडे है, ये क्या है, ट्रू है, ये सच है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ में, यानी कि ट्रू कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जहाँ पर आप जो है वो किसी चीज़ के लिए प्रूफ भी मांगते हो, लेकिन आज मंडे है, आप इस चीज़ का प्रूफ मांग रहे हो क्या, नहीं मांग रहे हो। अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो कहीं पे देख लो, चेक कर लो, मोबाइल में देखो, कहीं और पर देखो। तो ये होता है किसी चीज़ का ट्रू होना, सच होना, कि कोई बात जो है वो सच है ही है। या फिर ये तो होता है किसी चीज़ का ट्रू होना, लेकिन मान लीजिए कि रेगुलर एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, अगर ऐसा आपको कोई कहता है तो ये एक्सियोमेटिक बात मानी जाती है।
कि ये तो दिखने वाली बात है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इसके लिए जो है वो आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे जो है वो सब लोग मान ही लेते हैं। तो ये होता है किसी चीज़ का या तो ट्रू होना या फिर एक्सियोमेटिक होना, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि सेल्फ एविडेंट है, ऑब्वियस है या फिर अनडिनाएबल है। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है सेल्फ एविडेंट। दोस्तों सेल्फ एविडेंट का मतलब होता है जो अपने आप में ही क्लियर होता है या फिर बहुत ही ऑब्वियस होता है, तो उसे हम सेल्फ एविडेंट कह सकते हैं। सेल्फ एविडेंट किसी बात की ऑब्वियसनेस पर फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि सेफ्टी रूल्स फॉलो करना क्या है, सेल्फ एविडेंट लगता है, क्लियर लगता है, ऑब्वियस लगता है, इस तरीके से। दूसरा है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है जो आसानी से समझ में आ जाए, उसे हम ऑब्वियस कहते हैं। जैसे कि उसकी खुशी जो है वो ऑब्वियस थी, यानी कि चेहरे से साफ साफ नज़र आ रही थी, तो क्या थी, ऑब्वियस थी। अनडिनाइबल क्या मतलब होता है, अनडिनाइबल का मतलब होता है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे आप जो है वो झुटला नहीं सकते, उसे हम अनडिनाइबल कहते हैं। जैसे कि टीम की सक्सेस जो है वो अनडिनाइबल थी, दिखती सी बात थी या फिर जाहिर सी बात थी, टीम जो है वो सक्सेसफुल थी या फिर उन्होंने जो है वो कोई कंपटीशन जीत लिया, सामने दिख रहा था, तो आप इसे झुटलाओगे कैसे। ये किसी फैक्ट की स्ट्रॉन्ग ट्रुथ को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये होता है किसी चीज़ का अनडिनाइबल होना। तो दोस्तों हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि क्वेश्चनेबल है, डिबेटेबल है या फिर अनसर्टेन है। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है जिस पर डाउट या फिर सवाल उठ सकता हो, उसे हम जो है वो क्वेश्चनेबल कहते हैं। बेसिकली एक्सियोमेटिक में जो है वो डाउट की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है, जबकि क्वेश्चनेबल में सर्टेनिटी नहीं होती, यानी कि इसमें जो है वो डाउट की गुंजाइश हो सकती है या फिर कोई भी सवाल उठाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चनेबल थी, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिससे मुझे ऐसा लगा कि सवाल जो है वो खड़े हो सकते हैं, तो ये होता है किसी चीज़ का क्वेश्चनेबल होना। दूसरा आता है डिबेटेबल। डिबेटेबल का मतलब होता है जिस पर अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, मेरी अलग राय हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है। जैसे कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट डिबेटेबल हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि भाई सोशल मीडिया जो है वो बुरा है, आप कह सकते हो कि नहीं सोशल मीडिया तो अच्छा है, हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। हर किसी की अलग अलग राय हो सकती है, ये होता है किसी चीज़ का डिबेटेबल होना, ठीक है, जहाँ पर एक मुद्दे को लेकर सबकी अलग अलग राय हो। ओके, इस तरीके से हम समझेंगे। और तीसरा आता है अनसर्टेन। दोस्तों अनसर्टेन का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए क्लियर नहीं होती है या फिर आप जो है वो उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं होते हो, उसे हम अनसर्टेन कहते हैं। जैसे कि मैच का रिजल्ट अनसर्टेन था, ऐसे मैं कह सकती हूँ कि भाई मुझे पता नहीं है कि टीम जीतेगी या फिर हारेगी, अभी मैं जो है वो ऐसे सिचुएशन में हूँ, यानी कि अनसर्टेनिटी में हूँ, मुझे कुछ क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है। ये होता है किसी चीज़ का अनसर्टेन होना, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, इट इज़ एक्सियोमेटिक दैट रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि ये बात सभी लोगों द्वारा जनरली एक्सेप्टेड है कि रेगुलर प्रैक्टिस करने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। यहाँ पर एक्सियोमेटिक का मतलब सिर्फ सच होने से नहीं है, बल्कि ऐसी सेल्फ एविडेंट और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात होने से है जिसके लिए कोई अलग से आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होता है किसी चीज़ का एक्सियोमेटिक होना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि एक्सियोमेटिक यानी होता क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्लाइट। दोस्तों प्लाइट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, दयनीय स्थिति, संकट या फिर मुसीबत या फिर जो विपत्ति होती है, ये सारी जो मीनिंग्स है ये प्लाइट के ही मीनिंग है। यानी कि प्लाइट का मतलब होता है ऐसी डिफ़िकल्ट, सीरियस या फिर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिसमें कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप या फिर जो कम्युनिटी है वो फंस गई हो और जहाँ से निकलना जो है वो आसान नहीं होता, तो उसे हम जो है वो प्लाइट कहते हैं, यानी कि ऐसी सिचुएशन को हम प्लाइट कहते हैं। इस वर्ड में अक्सर सिंपैथी और कंसर्न की फीलिंग भी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर बाढ़ यानी कि फ्लड की वजह से कई फैमिलीज़ अपने घर और सामान खो देती है, यानी कि उनका घर जो है वो टूट फूट जाता है या फिर कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, तो ये सारी जो चीज़ें सुन के हमें जो है वो उनके लिए सिंपैथी फील होती है, कंसर्न फील होता है, हमें बुरा लगता है। तो ये कैसी स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, संकट वाली स्थिति है, कठिन परिस्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, प्लाइट कह सकते हैं। वैसे अगर एक गरीब स्टूडेंट पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो तब भी हमें उस पर दया आती है, सिंपैथी फील होती है या फिर उसके लिए बुरा लगता है। तो ये भी कैसे सिचुएशन
सिचुएशन है ये उसकी प्लाइट भी है, मतलब कि ये उसकी क्या है, प्लाइट है, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। यानी कि फ्लड विक्टिम्स की मुश्किल सिचुएशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जूझ रहा परिवार, जॉब लॉस, जॉब खोने के बाद जो है वो मतलब कि उसके बाद की डिफ़िकल्ट कंडीशन, या फिर मतलब कि सूखा पड़ने की वजह से फार्मर्स की प्रॉब्लम। तो ये सारी सिचुएशंस कैसी है, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो प्लाइट के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी क्लियर करनी है कि प्लाइट का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तो कोई मतलब होता है कि कोई भी छोटी मोटी या फिर बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम हम जो है वो छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लाइट क्या होता है, बहुत ही सीरियस, अनफॉर्चुनेट और सिंपैथी पैदा करने वाली डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ी दिक्कत नहीं है, छोटी सी भी है तो उसे हम प्रॉब्लम कहेंगे। लेकिन नेचुरल डिजास्टर के बाद लोगों का घर और खाना दोनों चला गया, ये होता है किसी चीज़ का प्लाइट होना, कि जहाँ पर आपको सिंपैथी महसूस हो, आपको जो है वो किसी के प्रति दया महसूस हो और आपको ऐसा लगे कि बहुत ही बुरा हुआ है इनके साथ। यानी कि जब आपकी जो है वो मतलब कि नेसेसिटीज़ छिन जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो उसे हम जो है वो प्लाइट कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रेडिकामेंट है, हार्डशिप है या फिर मिजरी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रेडिकामेंट। दोस्तों प्रेडिकामेंट का मतलब होता है मुश्किल या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशन, जहाँ पर डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसे हम प्रेडिकामेंट कह सकते हैं। प्रेडिकामेंट डिफिकल्ट चॉइस या फिर सिचुएशन पर फोकस करता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट एग्जाम और इंटरव्यू के सेम डे होने की प्रेडिकामेंट में था, यानी कि एग्जाम भी एक ही दिन था और इंटरव्यू भी एक ही दिन था, तो वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन में था कि कौन सा डिसीजन लूँ, एग्जाम देने जाऊँ या फिर इंटरव्यू देने जाऊँ, यानी कि दोनों भी चीज़ें उसके अच्छे से नहीं हो पा रही थी। ये होता है प्रेडिकामेंट। ओके, दूसरा आता है हार्डशिप। दोस्तों हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किल या फिर मतलब कि सफरिंग झेलना। जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स ने बहुत ही हार्डशिप झेली, यानी कि एक तो वो दूसरे शहर से आए थे, दूसरे गांव कस्बे से आए थे, तो यहाँ पे आके शहर में आकर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी। हार्डशिप झेली यानी कि बहुत ज़्यादा सफ़र किया, डिफ़िकल्टीज़ का एक्सपीरियंस किया। इस तरीके से ये होता है किसी चीज़ का हार्डशिप होना। मिजरी का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा दुख होना, सफरिंग होना, उसे मिजरी कहते हैं। जैसे कि गरीबी ने फैमिली को मिजरी दी, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत ज़्यादा मतलब कि सफरिंग दी। इस तरीके से ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम डिस्कस करने की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि कंफर्ट है, प्रॉस्पेरिटी है या फिर वेलबींग है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंफर्ट। दोस्तों कंफर्ट का मतलब होता है सुख, आराम, या फिर जहाँ पर टेंशन फ्री कंडीशन होती है उसे हम जो है वो कंफर्ट कहते हैं। ठीक है, प्लाइट में सफरिंग होती है जबकि कंफर्ट में ईज और पीस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि डिज़ास्टर के बाद जो है वो लोग प्लाइट में थे, लेकिन जब रिलीफ कैंप्स आए तो उन्होंने उन्हें कंफर्ट दिया। दोनों ही चीज़ें जो है वो हमने एक साथ डिस्कस कर ली। दूसरा है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सफलता, धन संपत्ति या फिर अच्छी लाइफ कंडीशन, जहाँ पर आपके पास जो है वो किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, उसे हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। प्लाइट डिफ़िकल्ट सिचुएशन को दिखाता है, तो प्रॉस्पेरिटी सक्सेस और वेलबींग को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अच्छी रेनफॉल के बाद जो है वो फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी वापस आ गई, यानी कि अगर कोई फसलें ख़राब हुई थी तो वो सारी चीज़ें सुधर गई, ऐसी चीज़ें हो गई, तो उसे हम जो है वो प्रॉस्पेरिटी कहेंगे कि भाई अच्छी कंडीशन आ गई है, जहाँ पर आपको कंफर्ट मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो उसे हम प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं। तीसरा आता है वेलबींग। दोस्तों वेलबींग का मतलब होता है अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस या फिर ओवरऑल गुड कंडीशन होना, उसे हम वेलबींग कहते हैं। जैसे कि प्लाइट में स्ट्रगल होती है जबकि वेलबींग में हेल्दी और पॉजिटिव रहने की कंडीशन होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एड ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मतलब कि वेलबींग के लिए मतलब कि काम कर रही थी, यानी कि अच्छी कंडीशंस, हैप्पीनेस या फिर ओवरऑल गुड कंडीशन के लिए वो काम कर रही थी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये होता है किसी चीज़ का वेलबींग होना। दोस्तों आई होप आपको ये मतलब कि सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द गवर्नमेंट प्रॉमिस टू इम्प्रूव द प्लाइट ऑफ पुअर फार्मर्स। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट ने गरीब फार्मर्स की मुश्किल और दुख भरी सिचुएशन को बेहतर बनाने का वादा किया। ठीक है, यहाँ पर प्लाइट का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम से नहीं है, बल्कि ऐसी सीरियस और अनफॉर्चुनेट कंडीशन जिसमें लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जिसे सुधारने की ज़रूरत है, उससे है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि प्लाइट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेलिश। दोस्तों ये जो वर्ड है रेलिश, ये नाउन के सेंस में भी यूज़ होता है और वर्ब के सेंस में भी यूज़ होता है। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है आनंद लेना, खूब किसी चीज़ को पसंद करना, पूरे उत्साह से यानी कि पूरे जोश के साथ किसी चीज़ का मज़ा लेना या फिर स्वाद लेकर खाना किसी चीज़ को, तो उसे हम जो है वो रेलिश करना कह सकते हैं नाउन वर्ब के सेंस में। जब नाउन की बात आती है
तो इसका मतलब होता है आनंद, स्वाद, यानी कि खाने के संदर्भ में, यानी कि खाने के कॉन्टेक्स्ट में स्वाद के लिए हम जो है वो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो हम तीखी मसाले वाली या फिर जैसी चटनी जैसी चीज़ें हम खाते हैं जो मसालेदार होती है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा हमें मतलब कि अच्छा लगता है, तो उसे हम रेलिश करना, यानी कि रेलिश उसे हम कह सकते हैं। यानी कि चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये वर्ब और नाउन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है, मीनिंग जो है वो इसका एक ही होता है, लेकिन कोई चीज़ एक्टिविटी करने के सेंस में है या फिर कोई चीज़ नाउन के सेंस में, मतलब कि आनंद, स्वाद ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि रेलिश का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरे दिल से, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट के साथ या फिर बड़े ही मतलब कि एक्साइटमेंट के साथ मज़ा लेना। ये सिर्फ किसी चीज़ को पसंद करना नहीं होता है, बल्कि उसका पूरी तरीके से आनंद उठाना भी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रेलिश का यूज़ फूड के लिए भी हो सकता है और एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस या फिर जो चैलेंजेस होते हैं उनके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा आइसक्रीम को बहुत ही खुशी से और टेस्ट लेकर खाता है, तो वो आइसक्रीम को रेलिश कर रहा है, यानी कि स्वाद लेकर खा रहा है। वैसे अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत ही इंजॉय करती है और हर क्लास का मतलब कि पूरा एंथुजियाज्म के साथ मतलब कि मज़ा लेते हैं हर स्टूडेंट, तो वो टीचिंग कैसी कर रही है, रेलिश करती है, इस तरीके से। यानी कि आप अपनी फेवरेट डिश का मज़ा लेना, क्रिकेट मैच को इंजॉय करना, म्यूज़िक सुनने का आनंद लेना, डिफ़िकल्ट चैलेंज को एक्साइटमेंट के साथ मतलब कि एक्सेप्ट करना, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किस चीज़ के हैं, रेलिश करने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि रेलिश का मतलब सिर्फ लाइक करना नहीं होता। लाइक मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, लेकिन रेलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरे उत्साह के साथ, एंथुजियाज्म और प्लेजर के साथ मज़ा लेना। जैसे कि मुझे चॉकलेट पसंद है, तो ये तो होता है लाइक करना, ठीक है, यानी कि मुझे पसंद है, कभी कभार मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन मैं हर बाइट को आराम से और खुशी के साथ इंजॉय अगर कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, रेलिश कर रही हूँ, चॉकलेट को रेलिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसका मज़ा ले रही हूँ। इस तरीके से आपको समझना है कि लाइक करने में और रेलिश करने में डिफरेंस क्या होता है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये वर्ब और नाउन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करने की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि इंजॉय है, सेवर है या फिर डिलाइट इन है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इंजॉय। दोस्तों इंजॉय का मतलब होता है किसी चीज़ से खुशी या फिर प्लेजर मिलना। इंजॉय कैसा वर्ड है, जनरल वर्ड है, जैसे कि हमने मूवी इंजॉय की, यानी कि हमने जो है वो उससे हमें प्लेजर मिला, खुशी मिली, अच्छा लगा देख के, इस तरीके से। सेवर हमारा दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी टेस्ट या फिर एक्सपीरियंस का धीरे धीरे और पूरी तरीके से मज़ा लेना। खाने के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। सेवर जो है वो स्पेशली टेस्ट या फिर जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं उनको अप्रिशिएट करने पर फोकस करता है। जैसे कि उसने जो है वो कॉफ़ी का हर सिप सेवर किया, यानी कि उसका बहुत ही मज़ा लिया, इस तरीके से धीरे धीरे उसने पिया, चुस्किया लेके, ऐसे हम कह सकते हैं। डिलाइट इन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ही खुशी मिलना, उसे हम डिलाइट इन कहते हैं। डिलाइट इन बेसिकली हैप्पीनेस को दिखाता है। जैसे कि बच्चे कार्टून्स में डिलाइट करते हैं, यानी कि बच्चों को जो है वो कार्टून्स देखकर बहुत ही मज़ा आता है, खुशी मिलती है, ये होता है किसी चीज़ का डिलाइट इन होना, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ करोगे इसे। अब दोस्तों सिनोनिम्स तो हमने डिस्कस कर लिए, अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि डिसलाइक है, डिटेस्ट है या फिर लोथ है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिसलाइक। दोस्तों डिसलाइक का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद ना करना। जैसे कि रेलिश में डीप इंजॉयमेंट होती है, जबकि डिसलाइक में इंटरेस्ट या फिर आपकी लाइकिंग नहीं होती है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, राहुल समझ लीजिए, राहुल उसका नाम है, वो जो है वो मतलब कि स्पाइसी फूड को डिसलाइक करता है। स्पाइसी फूड को डिसलाइक करता है यानी कि उसे पसंद नहीं है, इस तरीके से। डिटेस्ट का क्या मतलब होता है, डिटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करना। डिटेस्ट बेसिकली स्ट्रॉन्ग हेट्रेड को दिखाता है, यानी कि डिसलाइक भी नहीं। डिसलाइक तो ये होता है कि चलो आपको पसंद भी नहीं है तो एक आध बार जो है वो किसी के फोर्स करने पर खा भी लेते हो, कोई चीज़ जो है वो आप मतलब कि ट्राई कर भी लेते हो। लेकिन डिटेस्ट में क्या होता है कि आपको उसे देखना भी पसंद नहीं होता, आप उसे सख्त नफरत करते हो। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग जो है वो इंसेक्ट को जो है वो डिटेस्ट करते हैं, जैसे कि मतलब कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, उन्हें जो है वो घिन आती है, फिर देखकर जो है वो पसंद नहीं होता। ये होता है डिटेस्ट होना किसी चीज़ का। तीसरा आता है लोथ। दोस्तों लोथ का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक या फिर हेट करना। अब पहले तो हमने पढ़ा था डिसलाइक, बाद में पढ़ा था डिटेस्ट। डिसलाइक में था कोई चीज़ पसंद नहीं है, डिटेस्ट में था किसी चीज़ से नफरत है, और लोथ है कि भाई कोई चीज़ पसंद भी नहीं है, साथ साथ नफरत भी है। जैसे कि मान लीजिए कि वो अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स को लोथ करता है। लोथ करता है यानी कि हेट करता है, उसे पसंद नहीं है, उसे मतलब कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इस तरीके से। ये होता है किसी चीज़ को लोथ करना, यानी कि एक्सट्रीम डिसलाइक को दिखाता है ये वर्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी रेलिशेस एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू।
इस सेंटेंस का मतलब है कि वो हर नए लर्निंग अपॉर्चुनिटी को बहुत ही मतलब कि एक्साइटमेंट और खुशी के साथ आनंद लेकर मतलब कि रेलिश करती है, यानी कि उसका मज़ा लेती है, यानी कि उसका आनंद लेती है इस तरीके से। यहाँ पर रेलिशस का मतलब सिर्फ पसंद करना नहीं है, बल्कि हर मौके को पूरे एंथुजियाज्म और जेन्युइन एंजॉयमेंट के साथ एक्सेप्ट करना और उसका मज़ा लेने से है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि रेलिश यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्ट्राटम। दोस्तों स्ट्राटम का मतलब होता है परत, किसी चीज़ का स्तर, तबका या फिर जो सामाजिक वर्ग है। इन सारे मीनिंग में हम जो है वो मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं स्ट्राटम का। यानी कि स्ट्राटम का मतलब होता है एक लेयर या फिर एक लेवल जो किसी बड़ी चीज़ का एक हिस्सा होती है। इसका यूज़ दो मेन कॉन्टेक्स्ट में होता है। पहला तो है फिजिकल लेयर के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर आपको सच में किसी चीज़ की लेयर दिखती है, जैसे कि ज़मीन की लेयर हो सकती है, कोई पत्थर की लेयर हो सकती है, कोई मिट्टी की लेयर हो सकती है, या फिर अलग अलग किसी भी चीज़ की परतें हो सकती है, उसे हम लेयर्स कहते हैं। यानी कि जहाँ पर आपको साफ फिजिकली दिख रहा है कि किसी चीज़ में लेयर्स बन रही है, ठीक है, उसे हम लेयर कहेंगे। दूसरा आता है इसका मीनिंग सोशल लेयर के कॉन्टेक्स्ट में। सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप्स या फिर जो क्लासेस होते हैं, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास या फिर जो लोअर स्ट्राटम, इस तरीके से हम कहते हैं। यानी कि एक तो आप जो है वो इसका फिजिकल लेयर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो स्ट्राटम का, और सोशल लेयर के कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड अक्सर जो है वो जियोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस, रिसर्च और जो डेली कॉन्वर्जेशन होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर साइंटिस्ट ज़मीन की खुदाई करते हैं और उन्हें जो है वो अलग अलग मिट्टी और पत्थर की लेयर्स मिलती है, तो हर लेयर एक स्ट्राटम कहलाती है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। वैसे अगर सोसाइटी को इनकम या फिर एजुकेशन के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाए, तो हर ग्रुप एक सोशल स्ट्राटम है कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई मतलब कि मॉडरेट है, कोई मतलब कि बिना ही यानी कि बहुत ही अनपढ़ टाइप का आदमी है। तो उन्हें हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं। तो ये भी एक तरीके से स्ट्राटम हो गया, लेयर्स डालना हो गया। वैसे अगर कमाई के बेसिस पर अगर आप किसी को अलग अलग कैटेगराइज करो कि कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई मॉडरेट कमाता है, कोई जो है वो मतलब कि ज़्यादा अमीर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, अपर मिडिल क्लास है, इस तरीके से, तो इसे हम सोशल स्ट्राटम कह सकते हैं। यानी कि ज़मीन के अलग अलग लेयर्स, सोसाइटी के डिफरेंट सोशल क्लासेस, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हो सकती है, हिस्ट्री की डिफरेंट कल्चरल लेवल्स हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्राटम कहलाती है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि स्ट्राटम का जो मतलब है वो सिर्फ लेयर नहीं होता। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम आप जो है वो एक पल में तो बता रहे हो कि स्ट्राटम का मतलब लेयर होता है और दूसरी बार आप कह रहे हो कि स्ट्राटम का मतलब लेयर नहीं होता। मैंने कहा सिर्फ लेयर नहीं होता। लेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक परत, ठीक है, किसी भी चीज़ की एक परत को हम जो है वो लेयर कहेंगे। लेकिन स्ट्राटम का क्या मतलब होता है, एक डिस्टिंक्ट और क्लियरली आइडेंटिफाइबल लेयर्स, ओके, स्पेशली जियोलॉजी या फिर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि केक पर जो है वो क्रीम की एक लेयर थी, अब क्रीम की एक लेयर थी, ठीक है, उसे हम लेयर कहेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अर्थ के अंदर रॉक्स की अलग अलग जियोलॉजिकल लेयर है, बहुत सारी लेयर्स है, उसे हम स्ट्राटम कहेंगे। ये चीज़, ये कन्फ्यूजन आपको दूर करते हुए चलना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। स्ट्राटम ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है, जबकि स्ट्राटा SRATA ये इसका जो है वो मतलब कि प्लूरल होता है। देखने में आपको जो है वो स्ट्राटा सिंगुलर लगेगा और स्ट्राटम प्लूरल लगेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अपोजिट है। स्ट्राटम हमारा सिंगुलर है, स्ट्राटा इसका जो है वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट थी। अब दोस्तों हमारे जो सारी चीज़ें हैं यहाँ तक हमने डिस्कस कर ली। अब बारी आती है हमारे सिनोनिम्स के बारे में बात करने की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि लेयर है, लेवल है या फिर टियर है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है लेयर। लेयर का मतलब होता है किसी चीज़ की एक परत। एक परत की जब हम बारे में बात करते हैं तो हम लेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि केक में चॉकलेट की एक लेयर थी, एक ही लेयर थी, इसलिए हमने उसे जो है वो लेयर बोला। केक में ऐसा तो यानी कि बहुत सारी लेयर्स थी, इसलिए हम जो है वो स्ट्राटा बोलते हैं, फिर स्ट्राटम बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेवल हमारा दूसरा वर्ड है। लेवल का मतलब होता है किसी सिस्टम या फिर हियरार्की की एक स्टेज होना। जैसे कि गेम का जो है वो नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट था, इस तरीके से हम कहते हैं ना, वो होता है लेवल। लेवल जनरल स्टेज को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टियर का क्या मतलब होता है, टियर का मतलब होता है रैंकिंग या फिर कैटेगरी का एक लेवल, ठीक है। मेंबरशिप के 3 टियर्स थे, ऐसा हम कहते हैं। टियर रैंकिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यानी कि ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हमारी जो सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स के बारे में बात करने की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि होल है, यूनिटी है या फिर यूनिफॉर्मिटी है।
सबसे पहला हमारा वर्ड आता है होल। होल का मतलब होता है जो चीज़ पूरी होती है, कंप्लीट होती है, उसे हम होल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रैटम किसी चीज़ के एक हिस्से या फिर लेयर को दिखाता है, जबकि होल पूरी चीज़ को दिखाता है। जैसे कि पहाड़ एक होल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर अगर आप जो उस पहाड़ को अगर मतलब कि खुदाई करके देखोगे तो आपको स्ट्रैटम भी मिलेगा। तो पहाड़ क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है, होल स्ट्रक्चर है, तो उसे हम होल कहेंगे। दूसरा हमारा वर्ड आता है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है सबका एक साथ होना या फिर डिवाइडेड ना होना, उसे हम जो है वो यूनिटी कह सकते हैं। जैसे कि नेशनल यूनिटी सबको जोड़ती है, तो ये होता है यूनिटी होना। तीसरा है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है हर जगह एक जैसा होना, उसे हम जो है वो मतलब कि यूनिफॉर्मिटी कह सकते हैं। जैसे कि फ्रेश कंक्रीट में यूनिफॉर्मिटी थी, यानी कि यहाँ पे भी वैसी कंक्रीट मिली, वहाँ पे भी वैसी कंक्रीट मिली, तो ये होता है किसी चीज़ का यूनिफॉर्मिटी होना। यानी कि जब चीज़ें सारी जगह पर यानी कि लगभग बहुत सारी जगह पर एक जैसी होती है तो उसे हम यूनिफॉर्मिटी कह सकते हैं, ठीक है, एक जैसा होना। दोस्तों हमारे जो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड एन एंशिएंट स्ट्रैटम व्हाइल एक्सकवेटिंग द साइट। इस सेंटेंस का मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेशन यानी कि खुदाई के दौरान ज़मीन के अंदर एक पुरानी लेयर मिली। यहाँ पर स्ट्रैटम का मतलब ज़मीन की एक अलग और पहचान योग्य परत यानी कि लेयर से है, जो किसी पुराने समय की इन्फॉर्मेशन या फिर हिस्ट्री को रिवील करती है। इस तरीके से हमने समझा है कि स्ट्रैटम यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सकम्ब। दोस्तों सकम्ब का मतलब होता है हार मान लेना, झुक जाना, वश में आ जाना, शिकार हो जाना, दम तोड़ देना। यानी कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप जो है वो इसके मीनिंग समझ सकते हो, लेकिन ये सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। यानी कि सकम्ब का मतलब होता है किसी प्रेशर, किसी टेम्पटेशन यानी कि लालच, डिजीज़ यानी कि बीमारी, या फिर जो डिफ़िकल्टी है या फिर जो पावरफुल फोर्स है उसके सामने जो है वो हार मान लेना, उसके कंट्रोल में आ जाना। इसका यूज़ जो है वो तब होता है जब कोई व्यक्ति या फिर कोई जो चीज़ है वो किसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन का सामना नहीं कर पाती और आखिरकार जो है वो उसके आगे मतलब कि घुटने टेक देती है या फिर झुक जाती है, तो उसे हम जो है वो सकम करना कह सकते हैं। कुछ कॉन्टेक्स्ट में सकम का मतलब किसी डिजीज़ या फिर इंजरी की वजह से डेथ होने से भी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर की वजह से पढ़ाई छोड़ देता है तो वो प्रेशर के सामने सकम कर गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे अगर कोई पेशेंट जो है वो मतलब कि बहुत ही सीरियस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देता है यानी कि मतलब कि दम तोड़ देता है, तो कहा जा सकता है कि वो इलनेस के सामने मतलब कि सकम कर गया, यानी कि उसने जो है वो मतलब कि दम तोड़ दिया, इस तरीके से। यानी कि प्रेशर के सामने हार मान लेना, टेम्पटेशन का शिकार हो जाना, यानी कि लालच के सामने भी कोई इंसान जो है वो झुक जाता है, स्वीकार कर लेता है। अगर कोई मतलब कि आपको किसी चीज़ को लेकर जो है वो रिश्वत दे रहा है, लालच दे रहा है, तो अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हो आप उसका शिकार हो गए, यानी कि आपने सकम कर लिया। सीरियस डिसीज से हार मान जाना, डर की वजह से गिव अप कर देना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? सकम के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सकम का मतलब सिर्फ लूज़ करना नहीं होता। लूज़ का मतलब होता है किसी कंपटीशन या फिर गेम में हार जाना, ठीक है। लॉस हम जिसे कहते हैं, लूज हम कहते हैं, उस तरीके से आप समझिए। सकम का क्या मतलब होता है? किसी पावरफुल फोर्स, इमोशन, प्रेशर, टेम्पटेशन या फिर जो बीमारी है उसके सामने झुक जाना या फिर उसका शिकार हो जाना, ठीक है। यानी कि सकम में रेजिस्टेंट टूट जाने का आइडिया ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि टीम जो है वो मैच हार गई, तो टीम क्या कर गई? मतलब कि लूज़ कर गई, इस तरीके से हम कहेंगे। लेकिन प्लेयर इंजरी की वजह से टूर्नामेंट कंटिन्यू नहीं कर पाया और उसके आगे झुक गया, ये होता है सकम करना। कि किसी मतलब कि फोर्स की वजह से, इमोशन की वजह से, प्रेशर की वजह से, टेम्पटेशन की वजह से, बीमारी की वजह से आप अगर किसी चीज़ के कंट्रोल में आ जाते हो, उसके सामने झुक जाते हो, हार मान लेते हो, घुटने टेक देते हो, तो तब हम जो है वो सकम का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ईल्ड है, सरेंडर है या फिर गिव इन है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ईल्ड। दोस्तों ईल्ड का मतलब होता है किसी प्रेशर या फिर डिमांड के सामने झुक जाना। ईल्ड में जो है वो वॉलंटरीली मतलब कि मान लेना भी हो सकता है। जैसे कि कंपनी वर्कर्स की डिमांड के सामने ईल्ड कर गई, यानी कि झुक गई, प्रेशर के सामने झुक गई, डिमांड के सामने झुक गई, उसे हम ईल्ड करना कहते हैं, ठीक है। सरेंडर का मतलब होता है ऑफिशियल या फिर कंप्लीटली हार मान लेना। सरेंडर अक्सर वॉर या फिर कन्फ्लिक्ट में यूज़ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मतलब कि आर्मी ने एनिमी के सामने जो है वो सरेंडर कर दिया, यानी कि आर्मी ने क्या किया? दुश्मनों के सामने जो है वो सरेंडर कर दिया यानी कि हार मान ली, इस तरीके से। यानी कि वॉर के कॉन्टेक्स्ट में या फिर जो कन्फ्लिक्ट यानी कि वाद विवाद होता है वहाँ पर हम जो है वो सरेंडर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तीसरा हमारा आता है गिव इन।
दोस्तों गिवन का मतलब होता है प्रेशर या फिर जो लालच है उसके सामने जो है वो हार मान जाना या फिर उसके सामने झुक जाना। जैसे कि बच्चा जो है वो चॉकलेट के टेम्पटेशन के सामने जो है वो गिव इन कर गया, यानी कि झुक गया। वो जो है वो मतलब कि अब चॉकलेट देकर उससे जो चाहे वो करवा लो, इस तरीके की सिचुएशन हो गई है, उसे हम कहेंगे गिव इन करना। ठीक है, अब सारे दोस्तों ये हमारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि रेजिस्ट है, ओवरकम है या फिर एंड्योर है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रेजिस्ट। दोस्तों रेजिस्ट का मतलब होता है प्रेशर या फिर यानी कि लालच का सामना करना या फिर उसके आगे ना झुकना। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो रेजिस्ट करना कहेंगे। सकम में इंसान जो है वो हार मान लेता है, जबकि रेजिस्ट में वो मजबूती से टिकता है या फिर उस चीज़ का विरोध भी कर लेता है, उसे हम रेजिस्ट करना कह सकते हैं। जैसे कि उसने जो है वो पीयर प्रेशर को रेजिस्ट किया। पीयर प्रेशर यानी क्या होता है, जो आपके जो दोस्त होते हैं, जैसे कि जब हम मतलब कि टीनेज में होते हैं या फिर जो मतलब कि जवान बच्चे होते हैं 17-18 साल के या फिर 20 साल के, उनके अगर दोस्त है, अगर वो कह रहे हैं कि चल थोड़ी सी ड्रिंक लेते हैं आज, ये करते हैं वो करते हैं, ये होता है पीयर प्रेशर करना। किसी भी गलत चीज़ के लिए प्रेशर करना या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है उसके लिए प्रेशराइज करना। तो उसने क्या किया, एक लड़का था, उसने पीयर प्रेशर को रेजिस्ट किया। उसने जो है वो उसके आगे झुकना पसंद नहीं किया, उसको जो है वो मतलब कि उसका विरोध करना पसंद किया कि मुझे ऐसा नहीं करना। तो ये होता है पीयर प्रेशर को रेजिस्ट करना। आई होप आपको रेजिस्ट का मतलब समझ आ चुका है। इससे हमें जो है वो रेजिस्ट समझना था, तो वो हमने समझ लिया। दूसरा है ओवरकम। दोस्तों ओवरकम का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी पर जीत हासिल कर लेना। सकम में प्रॉब्लम जीत जाती है, यानी कि सकम में क्या होता है, हम नहीं जीत पाते, प्रॉब्लम जीत जाती है, हम तो झुक जाते हैं उसके सामने। जबकि ओवरकम में इंसान जीत जाता है। जैसे कि एथलीट ने इंजरी को ओवरकम किया, यानी कि इंजरी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन एथलीट ने क्या किया कि डट कर सामना किया, फिर भी जो है वो मतलब कि लड़ता रहा, खेलता रहा, तो उसे हम जो है वो ओवरकम करना कह सकते हैं, यानी कि जीत हासिल करना। और तीसरा आता है एंड्योर। दोस्तों इंड्योर का मतलब होता है मुश्किल सिचुएशन को पेशेंटली झेलना और गिव अप ना करना, उसे हम इंड्योर करना कहते हैं। इंड्योर में स्ट्रेंथ और पेशेंस दोनों होती है। जैसे कि कई लोग हार्डशिप को इंड्योर कर लेते हैं, यानी कि सह लेते हैं, झेल लेते हैं, गिव अप नहीं करते। इस तरीके से ये होता है इंड्योर करना। ठीक है, सह जाना। दोस्तों हमारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही रिफ्यूज टू सकम टू फियर एंड कंटिन्यूड फाइटिंग फॉर हिज गोल्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने डर के सामने हार नहीं मानी और अपना जो मतलब कि अपने जो गोल्स थे, उसके जो एम्स थे, उसके लिए लगातार मेहनत करता रहा। यहाँ पर सकम का मतलब फियर के कंट्रोल में आ जाना या फिर उसके सामने गिव अप कर देने से है। ठीक है, इस सेंटेंस में बताया गया है कि उस व्यक्ति ने फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हिम्मत के साथ मतलब कि वो आगे बढ़ता रहा। इस तरीके से हमने समझा है कि सकम यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्कोलेड। दोस्तों एक्कोलेड का मतलब होता है सम्मान, पुरस्कार, प्रशंसा, सराहना या फिर प्रतिष्ठित सम्मान। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक्कोलेड कहेंगे। एक्कोलेड का मतलब होता है किसी व्यक्ति की अचीवमेंट, टैलेंट या फिर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए दिया गया सम्मान, कोई अवार्ड या फिर पब्लिक प्रेज, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक्कोलेड कहेंगे। ये दोस्तों सिर्फ तारीफ नहीं होती है, बल्कि ऑफिशियली यानी कि मतलब कि ऑफिशियल या फिर हाईली रिस्पेक्टेड रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट पूरे स्कूल में टॉप करता है और एनुअल फंक्शन में उसे जो है वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिलता है, तो वो उसके लिए क्या है, एक एक्कोलेड है, सम्मान है, पुरस्कार है या फिर उसकी तारीफ है। इस तरीके से हम कहेंगे। वैसे अगर एक एक्टर अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड जीत जाता है, तो वो अवार्ड उसके लिए क्या है, उसके करियर का सबसे बड़ा एक्कोलेड है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये होता है किसी चीज़ का एक्कोलेड होना, यानी कि बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलना, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मेडल जीतना, एक्सेलेंट वर्क के लिए पब्लिक एप्रिसिएशन मिलना। ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है, एक्कोलेड के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एक्कोलेड का मतलब जो है वो सिर्फ प्रेज करना नहीं होता। प्रेज का मतलब होता है सिर्फ तारीफ करना। एक्कोलेड का मतलब होता है तारीफ के साथ साथ ऑफिशियल ऑनर, अवार्ड या फिर जो प्रेस्टिजियस रिकॉग्नाइजेशन होता है वो भी मिलना। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो स्टूडेंट की क्लास में तारीफ की, तो ये तो होता है किसी का प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। लेकिन उसी स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट ट्रॉफी दी गई, ये है एक्कोलेड, कि सम्मान मिला, पुरस्कार मिला, प्रेज मिला सबके सामने। ये होता है प्रेज के साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी मिली। ये होता है प्रेज और एक्कोलेड में डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ऑनर है, अवार्ड है या फिर रिकॉग्नाइजेशन है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसके अचीवमेंट या फिर उसके कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मान देना। ऑनर रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि साइंटिस्ट को देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, तो ये होता है कि भाई उसे सम्मान मिला, सबके सामने कुछ ना कुछ उसने अचीव किया है, उसे हम ऑनर कहेंगे।
अवार्ड हमारा दूसरा वर्ड है। अवार्ड का मतलब होता है किसी अचीवमेंट के लिए दिया गया प्राइज़ या फिर रिकॉग्नाइजेशन, उसे हम जो है वो अवार्ड कह सकते हैं। अवार्ड एक स्पेसिफिक प्राइज़ होता है, जैसे कि सिंगर को बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तीसरा है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि भाई किसी के काम या फिर टैलेंट को ऑफिशियली अप्रिशिएट करना। और रिकॉग्नाइजेशन में अप्रिसिएशन का आइडिया होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि किसी कर्मचारी को यानी कि एम्प्लॉय को जो है वो उसके हार्डवर्क के लिए रिकॉग्नाइजेशन मिली, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको, ये सारे जो सिनोनिम्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एंटोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि क्रिटिसिज्म है, कंडेमनेशन है, डिसअप्रूवल है। दोस्तों क्रिटिसिज्म का क्या मतलब होता है कि किसी की गलतियों या फिर कमियों की आलोचना करना, उसे हम जो है वो क्रिटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिस्ट को पेंटिंग के लिए एक्कोलेड्स मिले, लेकिन दूसरी पेंटिंग को हार्श क्रिटिसिज्म मिली, यानी कि कुछ ऊंच नीच कहा गया, कुछ मतलब कि कड़वा बोला गया, इस तरीके से भला बुरा कहा गया, उसे हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। कंडेमनेशन का भी सेम मतलब होता है, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल या फिर निंदा जताना, उसे हम जो है वो कंडेमनेशन कहते हैं। जैसे कि करप्ट ऑफिसर को पब्लिक कंडेमनेशन का सामना करना पड़ा कि भाई ऑफिसर करप्ट था, भ्रष्ट था, इसलिए उसे जो है वो मतलब कि कुछ बुरी चीज़ें मिली। ऐसा तो है नहीं कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसे जो है वो तारीफ मिलेगी, ऑब्वियसली कुछ बुराई हुई है उसके बारे में, उसे हम कंडेमनेशन कहेंगे। डिसअप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ को या तो पसंद ना करना या फिर उसे जो है वो एक्सेप्ट ना करना, अप्रूव ना करना, यानी कि मान्यता ना देना, उसे हम डिसअप्रूवल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट है, उसको रिसर्च के लिए एक्कोलेड्स मिले यानी कि सम्मान मिला, लेकिन फेक रिसर्च को पब्लिक डिसअप्रूवल मिला, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे सारे एंटोनिम्स कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द यंग साइंटिस्ट रिसीव मेनी एक्कोलेड्स फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक जवान यानी कि यंग साइंटिस्ट को उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और नए तरीके की रिसर्च के लिए कई अवार्ड्स मिले, कई ऑनर्स मिले, बहुत सारी पब्लिक एप्रिसिएशन मिली। तो यहाँ पर एक्कोलेड्स का मतलब सिर्फ तारीफ करने से नहीं है, बल्कि प्रेस्टिजियस रिकॉग्नाइजेशन और सम्मान से है, जो कि उसके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए उसे दिया गया था। इस तरीके से हमने समझा है कि हमारा ये जो वर्ड है एक्कोलेड, इसका मीनिंग होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेक्विजिट। दोस्तों रेक्विजिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम जो है वो एग्जेक्टिव के सेंस में भी समझ सकते हैं और नाउन के सेंस में भी इसका यूज़ होता है। जब रेक्विजिट का हम एग्जेक्टिव के सेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है, ज़रूरी है या फिर अपेक्षित है। लेकिन नाउन के सेंस में इसका यूज़ होता है आवश्यक वस्तु, ज़रूरी चीज़ या फिर अनिवार्य आवश्यकता, ठीक है। जैसे कि रेक्विजिट का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो किसी काम को सक्सेसफुल करने के लिए ज़रूरी हो या फिर एसेंशियल हो। अगर कोई चीज़ रेक्विजिट है तो उसके बिना काम मतलब कि काम को सही तरीके से पूरा करना या तो मुश्किल हो सकता है या फिर इम्पॉसिबल हो सकता है, ये सेंस आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी जॉब के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो वो एक्सपीरियंस उस जॉब की रिक्विजिट क्वालिफिकेशन मानी जा सकती है कि उसके बिना जो है वो काम नहीं चलेगा, इस तरीके से। वैसे अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है कि उनके बिना जो है वो काम नहीं चल सकता। यानी कि जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, कॉलेज एडमिशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए एसेंशियल टूल्स, ये सारी जो यानी कि एग्जाम्पल ये किस चीज़ के हैं, रिक्विजिट होने के ही है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि रिक्विजिट का मतलब सिर्फ यूज़फुल होना नहीं होता। यूज़फुल का तो मतलब होता है जो चीज़ आपकी मदद करती है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ आपकी सहायता करती है, आपके काम में आती है, उसे हम यूज़फुल कहते हैं। लेकिन रिक्विजिट का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और जिसके बिना काम पूरा नहीं हो सकता या फिर जिसके बिना काम चल नहीं सकता। जैसे कि मान लीजिए कि कैलकुलेटर मैथ्स पढ़ने के लिए यूज़फुल है यानी कि ज़रूरी है, ठीक है, जो मदद करती है हमारी। वैसे तो हम मैथ्स जो है वो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर हो तो थोड़ा और भी ज़्यादा हैंडी हो जाता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एडमिट कार्ड ले जाना रिक्विजिट माना जाता है, उसके बिना आप घुस ही नहीं सकते, उसके बिना आप जो है वो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। ये होता है किसी चीज़ का रिक्विजिट होना कि उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। मैथ्स सॉल्व करने के लिए जो है वो आप कैलकुलेटर के बिना भी काम चला सकते हो, अगर आपकी मैथ्स और स्पीडिंग अच्छी है तो ओके, लेकिन एडमिट कार्ड के बिना आप एग्जाम दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि कोई चीज़ यूज़फुल कैसे होती है और रिक्विजिट कैसे होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने पढ़ ही लिया कि ये एग्जेक्टिव और नाउन दोनों ही सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि नेसेसरी है, एसेंशियल है या फिर रिक्वायर्ड है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है किसी काम के लिए ज़रूरी होना। नेसेसरी क्या है? जनरल वर्ड है। जैसे कि पानी हमारी लाइफ के लिए क्या है? नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है, उसे हम नेसेसरी कहेंगे।
एसेंशियल क्या होता है? एसेंशियल का मतलब होता है बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट होना। अब इंडिस्पेंसेबल मैंने आपको एक और नया वर्ड बोल दिया। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। एसेंशियल का मतलब होता है बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट होना। जैसे कि गुड कम्युनिकेशन एसेंशियल है, यानी कि इसके बिना आप काम नहीं चला सकते दुनिया में। आपका कम्युनिकेशन स्किल होना अच्छा होता है। इस तरीके से ये होता है किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट ज़रूरी होना, या फिर मतलब कि ऐसी कोई चीज़ होना जिसके बिना हम काम नहीं चला सकते। तीसरा हमारा आता है रिक्वायर्ड। दोस्तों रिक्वायर्ड का मतलब होता है ऑफिशियली या फिर स्पेसिफिकली डिमांड किया गया, उसे हम जो है वो रिक्वायर्ड कहते हैं। जैसे कि हेलमेट पहनना जो है वो रिक्वायर्ड है, ये ऑफिशियली और स्पेसिफिकली क्या किया गया है? डिमांड किया गया है कि अगर आप रोड पर निकल रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहनो। इस तरीके से रिक्वायर्ड किसी रूल या फिर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ज़रूरी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हमारे सिनोनिम्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ऑप्शनल है, अननेसेसरी है, या फिर डिस्पेंसेबल है। दोस्तों ऑप्शनल का मतलब होता है जो करना या फिर ना करना आपकी चॉइस है। ऑप्शन में आपके पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ऑप्शनल में। जैसे कि रिक्विजिट जो है वो मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, जबकि ऑप्शनल वॉलेंटरी होता है। जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ क्या है? रिक्विजिट है, यानी कि ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन एक्स्ट्रा वर्कशॉप अटेंड करना ये ऑप्शनल है, यह आपकी मर्जी है कि आप करोगे या फिर नहीं करोगे, आपके पास हाँ या ना का ऑप्शन है। इस तरीके से अननेसेसरी का मतलब होता है जो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि पासपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भाई रिक्विजिट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। लेकिन एक्स्ट्रा लगेज अननेसेसरी हो सकता है कि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरी थोड़ी है कि आप ज़्यादा लगेज लेके जाओ। ये होता है किसी चीज़ का अननेसेसरी होना। तीसरा है डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना भी काम चल सकता है। इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो डिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना भी काम चल सकता है, ठीक है। जैसे कि सेफ्टी इक्विपमेंट फैक्ट्री में रिक्विजिट थे यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, उनके बिना काम नहीं चल सकता था। लेकिन फैंसी डेकोरेशंस डिस्पेंसेबल है। फैक्ट्री में डेकोरेशंस का क्या काम, ये तो इसके बिना भी तो काम चल सकता है। यानी कि आपको अगर काम ही करना है तो मशीन्स की ज़रूरत होगी, बाकी सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, डेकोरेशन से क्या लेना देना। ये होता है डिस्पेंसेबल होना किसी चीज़ का, कि जिसके बिना भी हम जो है वो काम चला सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम्पल हम समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब। इस सेंटेंस का मतलब है कि जॉब के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास वो सभी ज़रूरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो कि इस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि ज़रूरी है। यहाँ पर रिक्विजिट का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट होने से नहीं है, बल्कि ऑफिशियली रिक्वायर्ड है, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन से है, जिनके बिना कैंडिडेट उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा या फिर अप्लाई नहीं कर सकता। इस तरीके से हमने समझा है कि हमारा ये जो वर्ड है रिक्विजिट, उसका मतलब क्या होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टिंगी। दोस्तों स्टिंगी बेसिक वर्ड है वैसे तो, लेकिन इसे समझ लेते हैं। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, बहुत ही कम खर्चा करने वाला, या फिर पैसे खर्च करने में हिचकिचाने वाला, ठीक है, उसे हम स्टिंगी कहते हैं। यानी कि स्टिंगी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पैसे, सामान या फिर रिसोर्सेस खर्च करने या फिर शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाता है, चाहे उसके पास उनकी कोई कमी ना हो तो भी। ओके, ऐसा इंसान ज़रूरत पड़ने पर भी खर्च करने से बचने की कोशिश करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ कभी बिल शेयर नहीं करता और हमेशा दूसरों से ही पेमेंट करवाता है, तो कहा जा सकता है कि भाई वो स्टिंगी है, यानी कि कंजूस है। जब पैसे नहीं थे तो अलग बात है कि भाई पैसे नहीं है तो मत करो, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो भी आप खर्च नहीं कर रहे हो, खुद के लिए भी नहीं कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कंजूस होना ही कह सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर कोई पेरेंट जो है वो बच्चे की ज़रूरी बुक्स खरीदने से जो है वो उनसे भी बिना वजह जो है वो मना कर देते हैं, और मतलब कि सिर्फ जो है वो पैसे बचाने के लिए कि बच्चे को जो है वो बुक्स खरीद के नहीं देनी है, चाहे उसकी ज़रूरत है उसे, तो उनका बिहेवियर भी स्टिंगी कहलाया जा सकता है। यानी कि ज़रूरत होने पर भी पैसे खर्च ना करना, दूसरों के साथ चीज़ें शेयर ना करना, हमेशा अननेसेसरी पैसे बचाने की कोशिश करना, बिल का अपना हिस्सा देने से बचना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारे जो मतलब कि यानी कि ये जो सारे एटिकेट्स है, ये जो सारे लक्षण है, किस चीज़ के हैं, स्टिंगी होने के हैं, कंजूस होने के हैं। लेकिन दोस्तों स्टिंगी और फ्रूगल में डिफरेंस होता है। स्टिंगी का मतलब फ्रूगल नहीं होता। फ्रूगल क्या होता है, सोच समझकर वाइजली पैसे खर्च करना, यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उस पर अगर आप जो है वो खर्च नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि आपको अगर कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की तो मत करो। लेकिन स्टिंगी का मतलब होता है ज़रूरत होने पर भी पैसे खर्च ना करना या फिर शेयर करने से बचना।
जैसे कि मान लीजिए कि डिस्काउंट देखकर शॉपिंग करना और पैसे वाइसली सेव करना, ये अच्छी बात है, ये फ्रूगल होना होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्रूगल है कोई बंदा, कि भाई जहाँ पर ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैसे क्यों देने, ज़्यादा पैसे क्यों काटने, डिस्काउंट मिल रहा है, सेल लग रहा है तो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपने ज़रूरत का सामान तो खरीद लिया, पैसे बचाकर भी खरीद लिया, इस तरीके से ये होता है फ्रूगल होना। स्टिंगी का क्या मतलब होता है कि अपनी फैमिली की ज़रूरी मेडिसिन भी ना खरीदना, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। अब मेडिसिन कैसी चीज़ है, हमारी नेसेसरी चीज़ है, ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। अब मेडिसिन खरीदना जो है वो मतलब कि हमारे लिए ज़रूरी है, खरीदना चाहिए उसे। लेकिन अगर आप उसमें भी पैसे बचाने की सोचोगे कि जहाँ पर आपको ज़रूरत थी वहाँ पर भी आपने पैसे खर्च नहीं किए, तो ये बिहेवियर कैसा है, आपका स्टिंगी बिहेवियर है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि माइजरली है, चीप है, या फिर पार्सिमोनियस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है माइजरली। माइजरली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कंजूस। माइजरली स्टिंगी से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि वो रेस्टोरेंट में टिप ना देने की वजह से स्टिंगी लगा, लेकिन पुरानी कहानी का अमीर आदमी इतना माइजरली था कि वो अपने लिए भी पैसे खर्च नहीं कर पाता था। डिफरेंस आपको समझ में आया, स्टिंगी और माइजरली में क्या डिफरेंस होता है। माइजरली एक स्टेप आगे है स्टिंगी से भी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चीप का मतलब क्या होता है, पैसे खर्च करने से बचने वाला, उसे हम चीप कहते हैं। जैसे कि मतलब कि उसने जो है वो बर्थडे गिफ्ट पर बहुत ही कम पैसे खर्च कर किए, इसलिए जो है वो लोग उसे चीप कहने लगे, तो ये होता है चीप कहना। चीप जो है वो हम किसी चीज़ के सस्ते दिखाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ही सस्ता है, चीप, ओके, उसे भी हम जो है वो चीप कहते हैं। तीसरा है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पैसे बचाने वाला, या फिर जिसे हम कंजूस कह सकते हैं, वो पार्सिमोनियस हो सकता है। जैसे कि कंपनी का पार्सिमोनियस बजट एम्प्लॉयज़ को दिक्कत दे रहा था कि भाई इतना कम बजट, पैसे बचाने वाला बजट, उसमें हम कैसे काम करें, उसे हम पार्सिमोनियस कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि जेनरस है, चैरिटेबल है, या फिर लिबरल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है कि खुशी से पैसे, वक्त या फिर रिसोर्सेज शेयर करना। जेनरस यानी कि उदार होना एक तरीके से। स्टिंगी क्या करता है, शेयर करने से बचता है, जबकि जेनरस खुशी से मतलब कि दे देता है कोई भी चीज़। जैसे कि वो चैरिटी में डोनेशन देकर बहुत ही जेनरस दिखा, यानी कि वो कैसा था, पैसे या फिर वक्त या फिर जो रिसोर्सेज है उसने शेयर किए, खुले मन से शेयर किए। चैरिटेबल हमारा दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कोई चीज़ खुशी से देना। जैसे कि एनजीओ को सपोर्ट करना चैरिटेबल बिहेवियर है। अगर आप किसी एनजीओ को सपोर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, चैरिटेबल कहेंगे। तीसरा आता है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है खुलकर और बिना ज़्यादा हिचकिचाहट के देना या फिर खर्च करना, उसे हम लिबरल कह सकते हैं। जैसे कि हम कहें, अगर मैं कहूँ कि भाई वो जो बंदा है वो गिफ्ट देने में बहुत ही लिबरल है, यानी कि वो ऐसा नहीं देखता कि मुझे जो है वो मतलब कि कितने रुपए का गिफ्ट देना चाहिए, बल्कि वो गिफ्ट देने में खुलकर खर्च करता है। ये होता है किसी चीज़ का, किसी इंसान का लिबरल होना, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, He is so stingy that he never offers to pay his share of the bill. इस सेंटेंस का मतलब है कि वो इतना ज़्यादा कंजूस है कि जब भी बिल आता है तो वो कभी भी अपना हिस्सा देने की ऑफ़र नहीं करता, यानी कि कॉन्ट्री भी नहीं करता है। बाकी लोगों का बिल देना तो चलो दूर की बात है, लेकिन कॉन्ट्री तो कर ही लेना चाहिए, तो वो भी उसमें जो है वो मतलब कि एटिकेट्स नहीं है। तो ये होता है किसी व्यक्ति का स्टिंगी होना, यानी कि हद से ज़्यादा कंजूस होना। आई होप आपको जो है वो समझ आ चुका है कि स्टिंगी यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे आखिरी वर्ड की और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है प्रूडेंट। दोस्तों प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण, समझदार, दूरदर्शी, या फिर सावधानी से निर्णय लेने वाला, डिसीजन लेने वाला, ओके, बहुत ही सावधानी बरतने वाला जो समझदार होता है उसे हम जो है वो प्रूडेंट कहते हैं। यानी कि प्रूडेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी डिसीजन को सोच समझ कर, फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए और बिना अननेसेसरी रिस्क लिए जो है वो डिसीजन लेता है, उसे हम प्रूडेंट कहते हैं। एक प्रूडेंट इंसान जो है वो जल्दबाजी नहीं करता है, बल्कि फैक्ट, प्लानिंग और विजडम के बेसिस पर फैसला करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने सेविंग्स में रखता है ताकि फ्यूचर इमरजेंसीज में प्रॉब्लम ना हो, तो वो कैसा डिसीजन है, एक प्रूडेंट, समझदारी वाला डिसीजन है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे अगर एक स्टूडेंट एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने के बजाय रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, तो वो भी एक प्रूडेंट अप्रोच है कि भाई स्टूडेंट एकदम से मतलब कि उस पर बर्डन नहीं आएगा। अगर वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा तो ये कैसी चीज़ है, समझदारी वाली चीज़ है। एक दिन पहले अगर आप लेकर बैठोगे सारी चीज़ें तो कुछ भी याद नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हमें समझना है कि प्रूडेंट यानी होता क्या है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रूडेंट का मतलब सिर्फ केयरफुल होना नहीं होता। केयरफुल का मतलब होता है सिर्फ सावधान रहना।
लेकिन प्रूडेंट का मतलब होता है सावधानी के साथ साथ विजडम, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो चलाना, फ्यूचर प्लानिंग के बेसिस पर डिसीजन लेना, समझदारी से डिसीजन लेना। जैसे कि मान लीजिए कि रोड क्रॉस करते वक्त दोनों तरफ देखना, ये होता है केयरफुल होना, कि आप जो थे सावधान थे। ठीक है, इसमें जो है वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, कुछ सोचना समझना पड़ रहा है। आप जो है वो बैठे हो रोड के पास और बाद में सोच रहे हो, डिसीजन ले रहे हो कि अब मुझे कैसे जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। केयरफुल रहना अलग चीज़ होती है। लेकिन मान लीजिए कि इनकम का बजट बनाकर अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यानी कि जो खर्चे हैं वो अवॉइड करना, ये होता है समझदारी वाली बात, ये होती है प्रूडेंट। ओके, इस तरीके से आपको समझना है कि केयरफुल और प्रूडेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि वाइज है, जुडिशियस है या फिर कॉशियस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वाइज। वाइज का मतलब होता है एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर सही डिसीजन लेना, उसे हम वाइज कहते हैं। जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक वाइज एडवाइस दी, यानी कि बहुत ही अच्छी एडवाइस दी, यानी कि एक जनरल इंटेलिजेंस और जजमेंट को दिखाता है ये वाइज वर्ड, तो उस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, जुडिशियस हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है अच्छी जजमेंट और बैलेंस के साथ डिसीजन लेना, उसे हम जुडिशियस कहते हैं। जैसे कि जज ने जो है वो जुडिशियस डिसीजन लिया, यानी कि फेयर रहते हुए डिसीजन लिया, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जो है वो अन्याय कर दिया या फिर गलत डिसीजन ले लिया, इस तरीके से। ये होता है जुडिशियस होना। तीसरा है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है रिस्क से बचने के लिए सावधान रहना, उसे हम जो है वो कॉशियस कहते हैं। जैसे कि ड्राइवर जो है वो बारिश के मौसम में कॉशियस था, यानी कि बहुत ज़्यादा सावधान था कि कहीं पर एक्सीडेंट ना हो जाए, इस तरीके से। तो ये जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इम्प्रूडेंट है, रेकलेस है या फिर केयरलेस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है बिना सोचे समझे या फिर केयरलेस तरीके से डिसीजन लेना, उसे हम इम्प्रूडेंट कहते हैं। प्रूडेंट में क्या होती है, विजडम होती है, जबकि इम्प्रूडेंट में पुअर जजमेंट होती है। जैसे कि सेविंग्स करना क्या है, प्रूडेंट है। सारे पैसे बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना इम्प्रूडेंट है। ये डिफरेंस आपको समझना है। रेकलेस हमारा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि भाई आगे के कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना कोई रिस्क लेना, यानी कि फ्यूचर के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो फिर भी आप रिस्क ले रहे हो, उसे हम रेकलेस होना कहते हैं। रेकलेस में बेसिकली जो है वो मतलब कि इग्नोर किया जाता है, फ्यूचर को जो है वो मतलब कि ध्यान में नहीं रखा जाता। जैसे कि हेलमेट पहनकर बाइक चलाना, ये कैसी चीज़ है, प्रूडेंट चीज़ है, समझदारी वाली बात है। लेकिन हाई स्पीड में बिना हेलमेट के चलाना रेकलेस है, कि आप सोच नहीं रहे कि आपके साथ क्या हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं, यानी कि पूरी लाइफ टाइम की इंजरी आपको मिल सकती है। तो आप इस सिचुएशन में कैसे हो, रेकलेस हो, यानी कि फ्यूचर की परवाह किए बिना कोई रिस्क ले रहे हो, इस तरीके से। केयरलेस का तो मतलब बहुत ही सिंपल है, लापरवाही होना, लापरवाही बरतना, एक तरीके से ध्यान ना देना, इग्नोर करना, उसे हम जो है वो केयरलेस होना कहते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना प्रूडेंट होता है, समझदारी वाली बात होती है। लेकिन उन्हें जो है वो कहीं पे भी छोड़ देना केयरलेस होता है, कि आप जो है वो उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, लापरवाही से उसे जो है वो बरत रहे हो, इस तरीके से हम कहेंगे। तो ये सारे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज। इस सेंटेंस का मतलब है कि फ्यूचर में अगर कोई अचानक एमरजेंसीज आ जाए तो उसके लिए पहले से ही पैसे बचा कर रखना एक समझदारी और सोच समझ कर लिया गया डिसीजन है, यानी कि अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्रूडेंट का मतलब सिर्फ केयरफुल होने से नहीं है, बल्कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए वाइस और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने से भी है। इस तरीके से हमने समझा है कि प्रूडेंट यानी होता क्या है। आई होप आपको सारे वर्ड जो है वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके QR कोड यानी कि स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।